गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी सीरीज चला रखी है, जिसमें हमारा आज का चैप्टर है इकोसिस्टम। ओके, चैप्टर नंबर 12। इससे पहले स्टूडेंट हमने चैप्टर्स जो किए हैं उन्हें हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर आप देखिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप उन्हें पूछिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम होता क्या है? सबसे पहले इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने बात करी थी इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी क्या थी? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। मतलब हमारी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की किसके साथ इंटरेक्ट कराकर, एनवायरनमेंट के साथ। उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है ये इकोसिस्टम। ओके, देखिएगा इकोसिस्टम के बारे में। हम सबसे पहले देखें इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, एंड द नॉन लिविंग के अंदर क्या क्या आएंगे? सनलाइट आएगी, एयर आएगा, वाटर आएगा, सॉइल आएगा। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे और इंटरैक्ट कर एक सिस्टम बनाएंगे जिसे हम क्या बोल रहे हैं? इकोसिस्टम। ओके, प्रीवियस क्लासेस में आपने इनको अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से देखा है। ठीक है, अब इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इंटरेक्शन के अंदर होगा क्या? बेसिकली हम बात करें जैसे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट बनाते हैं अपना फूड, तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे पास H2O। क्या है? H2O। और क्या है? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। तो H2O, सनलाइट, ये बेसिकली प्लांट यूज में लेंगे। और प्लांट्स के कौन से पार्ट? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट में इनको यूज लेकर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की जाएगी। तो एक तरह से हमने क्या देखा कि प्लांट्स हमारे अबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब कोई भी हमारा इकोसिस्टम है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है? इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक में लिविंग एंड अबायोटिक में आएंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट, रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम कैसा भी हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, स्मॉल हो, बड़ा हो, उस सब के अंदर क्या है? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीशीज कंपोजिशन। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्लांट्स और जो एनिमल स्पीशीज है वो कौन कौन से हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पीशीज कंपोजिशन। ओके, अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड अ स्ट्रेटिफिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करें एक अलग अलग लेवल पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलोगे? स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को यूज में लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये हर पर्टिकुलर चेन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट, the components of the ecosystem are seen to function as a unit। देखिएगा, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक सीरीज में वर्क करते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी। क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स कौन होंगे यहाँ पर? बेसिकली हम बात करेंगे प्लांट्स और एल्गी की। सेकेंड, डीकम्पोजिशन का मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनको वहां से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है? डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो क्या है कि एक स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या है? एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? जैसे प्रोड्यूसर्स है ये प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। तो ये किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट साइकिल। देखिएगा, न्यूट्रिएंट साइकिल है क्या? कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज एक पर्टिकुलर साइक्लिक फॉर्म में होगी,
उसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम। हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड का कि पॉन्ड क्या है, एक इकोसिस्टम है। कैसे? द अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। देखिएगा, हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंदर डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक बहुत तरह के मिनरल्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर बहुत से प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो वहां पर प्रेजेंट है। एंड सच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट। जब किसी पॉन्ड के अंदर किसी प्लांट या एनिमल की पर्टिकुलर डेथ हो जाए तो उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सॉइल के फॉर्म में कहाँ, पॉन्ड के लेयर पर एज अ बेड फॉर्म में क्या होगा, एक डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। द सोलर इनपुट का मतलब सन से आने वाली सनलाइट। साइकिल ऑफ टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डे लेंथ मतलब एक पर्टिकुलर डे लेंथ, कितने समय तक नॉर्मली सनलाइट अवेलेबल हो रही है। रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड, मतलब सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, ये सब क्या है, पूरे के पूरे पॉन्ड इकोसिस्टम के फंक्शन को क्या करेंगे, रेगुलेट। क्योंकि इनमें से कोई भी फैक्टर जब प्रॉपर अमाउंट में नहीं रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी या उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। ओके, नेक्स्ट, द प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉपिक includes phytoplanktons, some algae and some floating submerged and marginal plants found in edge of pond। किसी भी पॉन्ड के अंदर जिसे हम एक इकोसिस्टम मान रहे हैं तो उसके अंदर प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक आप जानते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं। इंक्लूड्स फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें, पानी पर तैरने वाले छोटे छोटे प्लांट्स, कहां पर, पॉन्ड के अंदर। सम एल्गी जो नियर बाई पॉन्ड बैंक के पास रहती है, रिवर बैंक के पास रहती है। एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं है बट थोड़े से ऊपर आ रहे हैं वाटर सरफेस, जैसे लोटस, ठीक है, वाटर हाइसिंथ। मार्जिनल प्लांट जो किनारों पर प्रेजेंट है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रोड्यूसर। बेसिकली हमने पढ़ा भी है कि इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स हैं, चाहे प्लांट्स मार्जिनल हो, पॉन्ड बेड पर हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जूप्लैंक्टन्स। कंज्यूमर्स क्या होंगे, जो प्रोड्यूसर्स को यूज करेंगे, किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, अब पॉन्ड के अंदर कंज्यूमर जूप्लैंक्टन, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली प्लांट्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं। फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स, फ्री स्विमिंग एनिमल जिसमें फिशेज हो जाएंगी, और बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स में जो बड़े बड़े एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे शार्क, ब्लू व्हेल, वो सब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द डीकंपोजर्स आर द फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया स्पेशली अबंडेंट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। डीकंपोजर्स क्या होंगे, बैक्टीरिया और फंजाई, और ये सबसे ज्यादा कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, बॉटम ऑफ द पॉन्ड। क्यों, क्योंकि ज्यादातर एक्वेटिक लाइफ के अंदर चाहे प्रोड्यूसर्स हो या कंज्यूमर्स हो, ये बॉटम पर प्रेजेंट रहेंगे। और जब इनमें से किसी भी की भी डेथ होगी तो उस पॉन्ड की क्लीनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डीकंपोजर्स। तो ये होंगे भी कहां पर, बॉटम पर। ओके, नेक्स्ट, बेसिक इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इन एन इकोसिस्टम। ये तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल था जिसमें हमने देखा कौन से प्रोड्यूसर से, कौन से कंज्यूमर से, कौन डीकंपोजर से। ठीक है, अब बेसिक इवेंट्स की बात करें एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, फोटोसिंथेसिस। देखिएगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, वाटर, सनलाइट। ठीक है, जो बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, मतलब H2O कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज से देन फर्दर स्टार्च में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रोसेस का नाम दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स। कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स। अब इन ऑटोट्रॉप्स को कौन कंज्यूम्स करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट, डीकंपोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज द ऑटोट्रॉप्स। अब जब हमारे कंज्यूमर्स हैं या ऑटोट्रॉप्स है, जब इनकी डेथ हो जाएगी तो इनका क्या किया जाएगा, डीकंपोजिशन, किसके थ्रू, बैक्टीरिया और फंजाई। अब जब डीकंपोजिशन होगा तो इनके अंदर जो इनऑर्गेनिक या जो ऑर्गेनिक
मिनरल्स हैं, ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कहाँ जाएंगे, सॉइल के अंदर, और उसी सॉइल के अंदर जब अपन सीड की सोविंग करेंगे तो वापस यही मिनरल्स कहाँ मिल जाएंगे, प्लांट्स को। तो एक तरह से क्या है, ये आप वापस ऑटोट्रॉफ्स इन्हें क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। ओके, नेक्स्ट, there is a unidirectional flow of energy towards the higher tropic level and its dissipation and loss as heat the environment। देखिएगा, हमेशा किसी भी ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो एनर्जी है हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगी। जैसे सबसे पहले हम बात करें प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स ने क्या किया, एनर्जी को प्रोड्यूस किया, ठीक है, बाय द फोटोसिंथेसिस। उन प्लांट्स को कौन यूज में लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन यूज लेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शियरी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो एनर्जी है हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगी। मतलब प्लांट्स को बेसिकली हर्बीवोरस यूज में लेंगे, हर्बीवोरस को कार्निवोरस, देन कार्निवोरस को ओमनिवोरस। तो एक तरह से एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में एनर्जी जाएगी। कभी भी कार्निवोरस किसको यूज में नहीं लेंगे, ऑटोट्रॉफ्स को, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। मतलब एनर्जी का फ्लो बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, हमेशा कैसा रहेगा, यूनि डायरेक्शनल। अब पूरे का पूरा एनर्जी ऐसे ट्रांसफर नहीं होता हर पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में, कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी खुद अपने पास रखता है हर ट्रॉपिक लेवल, बिकॉज उसकी खुद बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे 10% लॉ के अंदर। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी होती क्या है, बेसिकली अभी तो हमने इकोसिस्टम के अंदर देखा कि कैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कैसे कंज्यूमर्स और कैसे डीकंपोजर। अब हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। बायोमास यहाँ पर बेसिकली क्या है, ड्राई वेट की बात की गई है, किसी भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट ग्लूकोज स्टार्च बनाता है उसके बारे में। द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब कोई भी प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक यूनिट टाइम के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है। अब प्लांट ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास किसके थ्रू प्रोड्यूस करेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो वो क्या है, हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट ग्राम इनवर्स। ओके, इसे हम प्रोडक्टिविटी का यूनिट है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट ग्राम इनवर्स, और एनर्जी किलो कैलोरी मीटर इनवर्स। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, फिर हम देखेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, GPP is the rate of production of organic matter during photosynthesis। इसके अंदर सिर्फ फोटोसिंथेसिस को के अंदर कितना अमाउंट में बायोमास प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, GPP, जो कि है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम शॉर्ट में NPP। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम GPP माइनस R। देखिएगा, GPP का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कोई भी प्लांट कितने अमाउंट के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो देख रहे हैं NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हम ये कैसे सोच लें कि पूरा का पूरा प्लांट जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो अपन को दे देगा, नहीं, वो कुछ ना कुछ अपनी बेसिक नीड्स, बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया रेस्पिरेशन, क्योंकि प्लांट भी क्या करता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी लॉस होती है ना, तो उस एनर्जी को लॉस में कुछ एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज आ जाती है, इसलिए इसका जो NPP है वो क्या होता है, GPP माइनस R। मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉस को आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ्स, हर्बीवोर्स एंड डीकंपोजर्स। मतलब कोई भी जो कंज्यूमर्स है वो जो एनर्जी यूज में लेते हैं वो GPP को नहीं लेकर किसको यूज में लेते हैं, NPP को, क्योंकि GPP तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू, कंज्यूमर्स के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर जो NPP है कोई यूज लेने वाले होंगे वो हमारे बेसिकली हर्बीवोर्स होंगे और डीकंपोजर्स होंगे, ठीक है। हर्बीवोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है,
बेसिकली जो डायरेक्ट प्लांट्स को यूज में लेते हैं, और डीकंपोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस एसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ बायोमास, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जब हर्बीवोरस को यूज लिया किसने, कार्निवोरस ने, ठीक है, फिर कार्निवोरस को यूज लिया ओमनिवोरस ने। तो बेसिकली कार्निवोरस, ओमनिवोरस, जो हर्बीवोरस है, ये सब क्या है, कंज्यूमर्स। तो इन कंज्यूमर्स के थ्रू जो एनर्जी यूज में ली जाती है वो क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डीकंपोजिशन के बारे में। अभी हमने देखा प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, जीपीपी, और अब डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या है, अर्थवर्म इज सेड टू बी फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अर्थवर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, फार्मर्स का फ्रेंड। कैसे, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अर्थवर्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को। लूजिंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन एरिएशन एंट्री ऑफ रूट। ये सॉइल के अंदर अर्थवर्म प्रेजेंट रहते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, सॉइल के जो क्रंचेस होते हैं उन्हें टर्न करते हैं, और बेसिकली जो रूट्स होती है उनको क्या है, एयर अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द डीकंपोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड डीकंपोजिशन। डीकंपोजर्स बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स में, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, डीकंपोजर्स। डेड प्लांट्स रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट द डेट्राइटर। देखिएगा, जो डेड प्लांट्स हैं जैसे लीव्स हैं, बार्क्स हैं, फ्लावर्स हैं, डेड रिमेन्स, एनिमल्स हैं, फीकल मैटर हैं, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, डेट्राइटस। क्या कहलाएंगे, डेट्राइटस। द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखिएगा, डीकंपोजर्स अलग हैं, डेट्राइटस अलग हैं। ठीक है, मतलब डेट्राइटस तो वो हैं जिन पर डीकंपोजर्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको कंप्लीट डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे यूजफुल सब्सटेंसेस मिले। अब हम बात कर रहे हैं डीकंपोजिशन के बारे में, जिसमें अपन वन बाय वन स्टेप देखेंगे कैसे डीकंपोजिशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होगा फ्रेगमेंटेशन, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्राइटिवर। मतलब जो भी डेट्राइटस है उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा स्मॉल पीसेस में, किसके थ्रू, डेट्राइटिवर, मतलब अर्थवर्म के थ्रू। सेकंड, लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल। अब ये सॉइल के अंदर हुआ, जो भी वाटर के अंदर जो सॉल्युबल थे इनऑर्गेनिक, वो तो सॉइल में चले जाएंगे ओरिजिन, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट। और किसके फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे, ये अनअवेलेबल सॉल्ट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट, कैटाबॉलिज्म, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया और जो फंगस है, ये एंजाइम्स है, ये डिग्रेड करते हैं डेट्राइटस को, किसके अंदर, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर ह्यूमिफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंसेस कॉल्ड ह्यूमस। अब इसके बाद क्या होती है, डार्क कलर की अमोर्फस सब्सटेंस बन जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्या बोलोगे, ह्यूमस। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस। अब इस ह्यूमस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन। भाई इस ह्यूमस पर बहुत ज्यादा माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, बहुत, मतलब कोई भी इनको इतना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। अंडरगो डीकंपोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो डीकंपोजिशन की रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर, ह्यूमस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कोलाइडल होते हैं। इट सर्व एज रिजर्वर फॉर न्यूट्रिएंट्स, और ये एक तरह से न्यूट्रिएंट के फॉर्म में सर्व होते हैं एज अ रिजर्वर। फिर है मिनरलाइजेशन, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर। जो ह्यूमस है ये फर्दर डिग्रेड हो जाएगी सम माइक्रोब्स के थ्रू एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब बात करें फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ डीकंपोजिशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डीकंपोजिशन की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट। डीकंपोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डीकंपोजिशन एक तरह से ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, मतलब बैक्टीरिया जब डीकंपोज करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन।
डेट्राइटस रिच इन काइटिन एंड लिग्निन हैज स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ऐसे डेट्राइटस जिसके अंदर काइटिन और लिग्निन है उनका डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो। डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर हैज फास्टर डिकम्पोजिशन। ऐसे डेट्राइटस जिसके अंदर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कैसे शुगर है उनका डिकम्पोजिशन क्या होगा, जल्दी। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। देखिएगा टेम्परेचर और सॉइल का जो मॉइस्चर है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करने का। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। वार्म और जो मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है ये भी क्या करता है, डिकम्पोजिशन को फेवर करता है। लो टेम्परेचर, ड्राइनेस एंड एनेरोबिसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन। अगर टेम्परेचर कम रहेगा, ड्राइनेस रहेगी और एनेरोबिसिस मतलब एयर नहीं रहेगी, ऑक्सीजन, तो ये भी डिकम्पोजिशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रेट को क्या कर देगा, स्लो। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी का कैसे फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम में, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इकोसिस्टम की, यहाँ पर डीप हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, कुछ ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पर बहुत डीपली जाए हम वहाँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम है उनके लिए एनर्जी सोर्स क्या है, सन। Less than 50% of incident solar radiation is photosynthetically active radiation। जितनी भी एनर्जी सन से आती है उसके 50% ही क्या होती है, PAR, photosynthetically active radiation। Plants capture 2-10% of PR and used in photosynthesis। Plants इसमें से सिर्फ 2 से 10% ही क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम में लेते हैं। और ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी ऑर्गेनिज्म है डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शन। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट एब्सोल्यूट एंड स्पॉन्टेनियस अनलेस एनर्जी इज डिग्रेडेड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर। देखिएगा एनर्जी ट्रांसफर एक एब्सोल्यूट और स्पॉन्टेनियस नहीं है, कुछ एनर्जी डिग्रेड भी होती है ट्रांसफर होते हुए। व्हेन एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, लॉट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द एनवायरनमेंट। जब एनर्जी एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है तो बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। ठीक है, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है वह एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे के अंदर। ठीक है, जैसे हम ये डायग्रामेटिकली देखें, एनर्जी फ्लो एंड ट्रॉपिक लेवल। ये सन से आने वाली एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास मान लेते हैं अपन कितनी है, 10,000 किलो एनर्जी। अब इसमें प्राइमरी के पास सिर्फ 10% ही जाएगी तो कितना हो गया, 1000। बाकी 9000 कहाँ यूज हो गई। फिर यहाँ से सेकेंडरी में 100, इसका 10%, फिर देन टॉप पर इसका 10%। तो अपन देख रहे हैं कि एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रही है और एनर्जी टॉप वाले के पास बिल्कुल कम आ रही है। ठीक है, अब ये कुछ पिरामिड्स हैं। एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। मतलब जो प्लांट्स हैं वो पिरामिड्स के अंदर वो सिर्फ बाकी 1% ही ट्रांसफर करते हैं। जैसे 1 लाख यहाँ पर है, 10 लाख, फिर यहाँ आगे 10 इसका। ठीक है, तो ये हमेशा एक तरह से ट्रांसफर होती है यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, ये पिरामिड्स हैं। फिर अपन बात करते हैं फूड चेन की। ठीक है, फूड चेन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स क्या है, एक तरह से कोरिलेट हैं आपस में फूड के लिए। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन इट एक्सटेंड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू हर्बीवोरस टू कार्निवर। ग्रेजिंग जो फूड चेन है वो स्टार्ट होती है कहाँ, प्रोड्यूसर्स और फिर हर्बीवोरस टू कार्निवोरस। डेट्राइटस फूड चेन बिगेन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेट्राइटस, एंड पास थ्रू डेट्राइटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म इन सॉइल टू ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेट्राइटस फीडर। मतलब जो डेट्राइटर्स हैं जिन्हें अपन फीड करेंगे वहां से ये आगे ट्रांसफर होगी। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो ग्रेडिंग फूड चेन है ये एक मेजर
कंड्यूट है फॉर एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन देन द थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा लार्ज फ्रैक्शन में एनर्जी फ्लो होती है थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन देन द ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब डेट्राइटस फूड चेन के अंदर ज्यादा होगी एनर्जी ट्रांसफर कंपैरेटिवली टू ग्रेजिंग। Different food chains are naturally interconnected. Example, a specific herbivore of one food chain may serve as food of carnivores of other food chain. Such interconnected matrix of food chain is called a food web. अब देखिएगा, बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, फूड वेब। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है। ट्रॉपिक लेवल, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज हैविंग सेम सोर्स ऑफ एनर्जी और सिमिलर फूड हैबिट कंस्टिट्यूट ट्रॉपिक लेवल। मतलब ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिनका साइज सेम है, सोर्स सेम है एनर्जी का और सेम फूड हैबिटेट है, वो क्या कहलाते हैं, ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट, स्टैंडिंग क्रॉप, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर कुछ ना कुछ मास होता है लिविंग मटेरियल का एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। और एक पर्टिकुलर टाइम पर जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। The standing crop is measured as the mass of living organism, biomass और number in a unit area। Standing crop को मेजर किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास के बारे में, उसके नंबर्स के बारे में। The number of trophic level in a food chain restricted by 10% flow of energy, less amount of energy is available to the last trophic level। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये ट्रॉपिक लेवल है ग्रास लैंड का, मतलब ग्रास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स में ग्रास हॉपर, सेकेंडरी में रेड, टर्शरी में स्नेक और फिर हैवॉक। पॉन्ड के अंदर क्या आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर इन्हें जू प्लैंक्टन्स, फिर ड्रैगन फ्लाई लार्वा, फिश और फिर व्हाइट शार्क। ठीक है, अब ये डेड लीव्स को कौन खाएंगे, वुड लाउस और फिर ये ब्लैक बर्ड। तो ये एक तरह की क्या है, फूड चेन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं अपन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज डाउन एट द एपेक्स। जो पिरामिड का बेस होता है ना वो ब्रॉड, चौड़ा होता है, नैरो इट डाउन एट द एपेक्स। और जैसे जैसे एपेक्स टॉप पे जाते हैं कैसा हो जाता है, नैरो। द सिमिलर शेप इज ऑब्टेन व्हेन फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। सॉरी, जो सिमिलर शेप मिलता है आपको डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर जब उनकी फूड और एनर्जी। द रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, एनर्जी और बायोमास। देखिएगा, जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स है इनका रिलेशनशिप अपन नंबर्स में, एनर्जी और बायोमास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंटेड बाय प्रोड्यूसर एपेक्ट इज द टॉप कंज्यूमर, अदर ट्रॉपिक लेवल आर इन बिटवीन। बेस जो होता है किसी भी पिरामिड का, वहां पर प्रोड्यूसर्स होते हैं और एपेक्स पर क्या होते हैं, कंज्यूमर्स। ठीक है, और टॉप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के बीच में कुछ और भी आ जाएंगे। इन मोस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। देखिएगा, ज्यादातर जो पिरामिड इकोसिस्टम है उनके अंदर जो पिरामिड्स नंबर का है, एनर्जी का है, बायोमास का, ये हमेशा कैसा होता है, सीधा। द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। किसी भी ट्री के ऊपर अगर अपन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो प्रेजेंट है तो इस बेसिस पर उनका पिरामिड कैसा हुआ, इन्वर्टेड। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी आल्सो इन्वर्टेड। सी के अंदर जो बायोमास का पिरामिड है वो भी कैसा हुआ, इन्वर्टेड, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज इज फार एक्सीड द फाइटोप्लैंक्टन। मतलब जो बायोमास है किसका, फिशेज का, वो बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली टू फाइटोप्लैंक्टन। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज द व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट सम एनर्जी इज ऑलवेज लो। देखिएगा, एनर्जी का पिरामिड चाहे कहीं का भी हो हमेशा कैसा रहेगा, इन्वर्टेड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी क्या होती है, लॉस। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। देखिएगा, हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की लिमिटेशन क्या है, ये सेम जो स्पीशीज हैं जो जिनके टू और ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पर है तो उनको ये एग्जिस्ट नहीं करता। इट एज्यूम सिंपल फूड चेन, इट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। ये सिर्फ सिंपल फूड चेन के अंदर ही आपको नजर आएगा। इट डज नॉट एक्यूमुलेट फूड वेव, फूड वेव में नजर नहीं आएगा। सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। जो सेप्रोफाइट्स हैं इनको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर कोई जगह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं
पिरामिड्स के, जैसे ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर नंबर का पिरामिड, ओनली 3 टॉप कार्निवोरस, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर जितने हैं, फिर हमारे सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, तो देखिए इनका नंबर कम हो रहा है। पिरामिड ऑफ बायोमास शो अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल, हायर ट्रॉपिक लेवल पर मास भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये बायोमास का। ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप, फाइटोप्लैंक्टन, स्टैंडिंग क्रॉप एंड जूप्लैंक्टन। देखिएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ये एक्वेटिक लाइफ का है, और ये जूप्लैंक्टन्स क्या रहेंगे, ज्यादा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या था, पिरामिड्स थे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो पूछिएगा इसे। ठीक है, थैंक यू।